अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। इमरान खान ने भरे इजलास में अपने ही वज़ीर दाखिला यानी शेख रशीद अहमद साहब की ना सिर्फ तारीखी बेइज्जती कर दी, बल्कि इस बेइज्जती के बाद शेख रशीद अहमद साहब गोशे नशीनी में चले गए। गोशे नशीनी से मतलब मेरा ये नहीं कि गारों में चले गए, अपने सैंड हाउस में चले गए। मतलब ये है कि वो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लिया। अब आपको उधर TV स्क्रीन पर कल से लेकर अब तक कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आए। ये क्या मामला है, शेख रशीद अहमद साहब की बेइज्जती क्यों की इमरान खान साहब ने, और एक अहम और भरे हुए इजलास में जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, तरीके लब्बैक के साथ मुआहदे में शेख रशीद अहमद साहब का क्या किरदार था, और इमरान खान को जब उन्होंने एक ख़ास मामले पर रहनुमाई लेने के लिए फ़ोन किया तब इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या था, शेख रशीद अहमद साहब अब क्या करने जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे बनी गाला में होने वाले आज एक अहम तरीन इजलास में। और इस अहम इजलास में इमरान खान साहब के सामने एक ऐसा मसला पेश किया गया, सियासी नौइयत का मसला पेश किया गया जिसका उनके पास हल नहीं है। अब चूँकि ये जो सियासी मसला उनके सामने लाया गया, वो सियासी मसला भी तहरीके लब्बैक से जुड़ा है और उसका फॉलोआउट है जो गुज़िश्ता जो 19 अक्टूबर से लेकर अब तक है। और इस दौरान इमरान खान साहब चले गए थे सऊदी अरब। और अब इस सूरत हाल में यानी गुज़िश्ता 5 दिन की सूरत हाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको 28 अक्टूबर को की तारीख तक लेके जाऊं, जहां पर हुआ था एक इजलास, और उसके बाद अब तक होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके सामने एक तरफ तो ना सिर्फ पिक्चर क्लियर हो जाए, बल्कि कौन जीता कौन हारा वाला मामला भी आपके सामने आ जाए। और इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल इस वक्त जो फॉलोआउट है वो भी आपके सामने आए, ताकि इमरान खान साहब को पता चल सके कि अब वो किस जगह पर खड़े हैं। मामला शुरू होता है उस वक्त 28 अक्टूबर को, जब इमरान खान साहब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वापस आते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान आते साथ ही वो एक इजलास तलब करते हैं बनी गाला में। इस इजलास में PTI की किचन कैबिनेट के अलावा पाकिस्तान में गैर सियासी और गैर इंतज़ामी अहम शख्सियात भी मौजूद होती हैं। इस इजलास में TLP का जो अचानक धरना होता है 19 अक्टूबर को, जब ईद मिलादुन्नबी थी, और उसके बाद होता है लॉन्ग मार्च। इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर किया जाता है गौर। इजलास में एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार इमरान खान साहब को बताते हैं कि तहरीके लब्बैक ने ये जो अचानक अपनी मूवमेंट शुरू की है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी मास गैदरिंग की है, ये सब कुछ किसी मनसूबाबंदी के बगैर और किसी न किसी ज़रिए की फैसिलिटेशन के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो एक तंजीमी जो नज़्म ज़ब्त है ना सिर्फ वो दरकार है, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा हरकत पजीरी की भी इसके अंदर ज़रूरत है, जो हमें किसी भी खुफिया इदारे की तरफ से इस बात की इतला नहीं मिली कि यार ये लोग बंदे इकट्ठे कर रहे हैं और इनका मकसद ये है। अब ये खुफिया इदारों की यानी IB स्पेशल ब्रांच वालों की भी नाकामी हो सकती है, और पंजाब गवर्नमेंट की भी इस हवाले से नाकामी का सिलसिला सामने आता है। अब जब ये जो TLP वाले आ जाते हैं सामने और उसके बाद एक शोर मच जाता है, तो वो जो सीनियर हुकूमती ओहदेदार हैं वो इमरान खान साहब को बताते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि इस सारी सूरत हाल के पीछे इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी लेवल पर मौजूद है, लिहाजा हमें जो भी अब सूरत हाल है उसको इस जाविये से देखना चाहिए कि अब हमारा बिलवास्ता जो टाकरा है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होना है। लिहाजा इसी इजलास के अंदर इस बात का फैसला किया जाता है कि फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, फौजी क़यादत को दाएं बाएं बिठाया जाए और ये वाज़े पैगाम दिया जाए कि हम हुकूमती रिट को ना सिर्फ हर हालत में इस्टेब्लिश करेंगे, बल्कि अगर हमें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे। और उसके पीछे जो PTI का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि TLP की क़यादत को कन्फ्यूज़ किया जाए, या जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा उसकी तस्वीरें आएंगी, उसकी फुटेजेस आएंगी, तो फिर यकीनी तौर पर एक कन्फ्यूजन पैदा होना एक फितरी अमल है। और इसी इजलास में यानी 28 अक्टूबर को बनी गाला में होने वाले इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि जनाब रेंजर्स को भी हम तलब करेंगे, रेंजर्स को पुलिस के ऊपर तैनात किया जाएगा, यानी पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया जाएगा, रेंजर्स को तमाम तर इख्तियारात दिए जाएंगे, रेंजर्स को गोली चलाने के भी इख्तियार दिए जाएंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब की ये ड्यूटी लगती है कि ये रेंजर्स वाली खबर तो फौरी तौर पर ब्रेक कराएं और ये TV चैनल्स पर चलनी चाहिए, और इसके साथ साथ उनको ये टास्क भी मिलता है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने के फौरी बाद ये तमाम चीज़ें साथ साथ TV के ऊपर ब्रेक होनी चाहिए, इसकी तशहीर होनी चाहिए वसी पैमाने पर, इस पर ट्रेंड्स भी बनने चाहिए और सोशल मीडिया पर एक्टिवेशन भी इस सारी सूरत हाल की होनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ये नया टास्क लेकर आ जाते हैं मैदान में, और TV पर आकर, मीडिया पर आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपने ट्विटर हैंडल्स के ज़रिए ये इस बात की तरवीज करते हैं कि हुकूमत किसी भी सूरत अपनी रिट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अब जब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो जाता है और उसके बाद ये फौरी तौर पर चीज़ें सामने
सामने आती हैं तो पता ये चलता है कि हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये जो धरना है, चाहे उसके लिए ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़े तो वो करेगी। जो पहला इंप्रेशन आता है वो सामने ये आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा इंप्रेशन नहीं था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी ये कहा गया कि यार इस सूरत हाल को आप मुज़ाकरात से कंट्रोल करें। उसके बाद एक और डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट ये होती है कि जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, वो एक ब्रीफिंग का एहतमाम करते हैं मीडिया पर्सनस के लिए, मीडिया हाउसेस के मालिकान के लिए और कुछ सीनियर जर्नलिस्टों के लिए, और वो उसके अंदर इस बात का तासुर देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है TLP के इस धरने के पीछे। लेकिन उसके साथ साथ वो जो मीडिया मालकान हैं उनको ये बताते भी हैं कि जनाब अब हमें हुकूमती रिट को ना सिर्फ हर हालत में इस्टेब्लिश करना है, इस पर उसको रिक्रिएट करना है कि यार हुकूमत को कोई चैलेंज ना कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से आपने अभी तक TLP की खबरों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किए रखा है, इनको स्क्रीन आउट किया हुआ है, तो उसके साथ साथ अब अगर कोई ऑपरेशन होता है तो इस ऑपरेशन की खबरों का भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट होना चाहिए और ये कौमी मफाद में है। ये बातें जब हो जाती हैं तो इस बात की जब खबरें लीक होती है तो मैं भी आपके साथ ये इसकी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी की थी, आपको याद होगा। तो उसके बाद एक मरतबा फिर सूरत हाल थोड़ी सी इस लेवल पर पहुंच जाती है कि पता चलता है कि यार अगर ये सूरत हाल काबू में ना आई तो फिर यहाँ पे तो GT रोड तो खून से लाल हो जाएगी और हर एक बंदे के ज़हन में ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। इस सारी सूरत हाल में शेख रशीद अहमद साहब आते हैं और आके करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इजहार करते हैं कि हुकूमती रिट को किसी भी सूरत हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस बात का इजहार भी करते हैं कि जनाब हफ्ते वाले यानी जुम्मे वाले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हफ्ते को भी यानी जुम्मे को भी रात को भी मुज़ाकरात होंगे और हफ्ते को भी मुज़ाकरात होंगे। अब जुम्मे की रात को मुज़ाकरात होते नहीं हैं, हफ्ते को होते हैं मुज़ाकरात, लेकिन उसके दौरान कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। वो डेवलपमेंट्स ये होती हैं कि जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो बज़ाते ख़ुद इस सूरत हाल में ना सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं बल्कि मुलाकात होती है उनकी। जो सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हैं कि उनकी एक तस्वीर वायरल है इस वक्त, शायद वो इस मुलाकात ही की हो जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, बशीर फ़ारूकी साहब और कराची के एक मारूफ सनतकार बिजनेसमैन AKD यानी अकील करीम डैडी साहब, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद होते हैं। तस्वीर चलती है मीडिया पर। और उसके बाद ये जो हैं बशीर फ़ारूकी साहब, अब ये भी उसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होते हैं जो TLP के साथ मुज़ाकरात करती है। इस दौरान एक और डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट ये होती है कि उलमा का एक वफ्द आता है इस्लामाबाद और आके इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करता है। पहले दिन उनकी जो मुलाकात तय थी उस दिन उनकी मुलाकात नहीं होती और अगले दिन उनकी मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान साहब उनको ये कहते हैं कि जनाब आप जाके मुज़ाकरात कर लें, कोई इशू नहीं है। अब वो जाते हैं और मुज़ाकरात करते भी हैं और उन मुज़ाकरात का फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान होता है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि बशीर फ़ारूकी साहब आते हैं टीवी पर, मीडिया पर, और आके वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात को मुनक्कद कराने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का 1000% उनका रोल है और ये उन्हीं की बरकतें हैं। ये उनके अल्फाज हैं कि ये उन्हीं की बरकतें हैं जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि हम उस जगह से वापस आए हैं जहाँ से आगे हालात की कशीदगी मुतवक्के थी, खून बहने के इम्कानात थे, लिहाजा हमने उस सूरत हाल को हमने पीछे धकेल दिया। और उसके बाद दीगर डेवलपमेंट्स भी होती हैं। फिर मुफ्ती मुनीब साहब भी आते हैं, मुफ्ती मुनीब साहब आके जल्द से धरने से ख़िताब भी करते हैं और उसके बाद हुकूमत जो है वो 2 TLP के जो मरकज़ी मजलिस शुरा के अरकान हैं उनको रिहा भी कर देती है। वो भी आते हैं धरने से, वो ख़िताब करते हैं। अब अगरचे जो वज़ीराबाद की जो अल्लाह वाले चौक है उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और ये जो मुज़ाहिरीन हैं ये शिफ्ट कर गए हैं उनके करीबी हामिद नासिर चट्टा पार्क में। अब ये वहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्होंने वहाँ से उठने से इनकार भी कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल पर गौर के लिए इमरान खान साहब बुलाते हैं इजलास, यानी आज अब से कुछ देर पहले हुआ है ये इजलास, तकरीबन 2-3 घंटे पहले हुआ है ये इजलास कोर कमेटी का बनी गाला के अंदर। और इस इजलास के अंदर ये जो मुआहदा हुआ है हुकूमत का
TLP के साथ इस मुआहदे के जो प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं इसके ऊपर होती है बात, और वहाँ पर एक नुक्ता आता है सामने, और उस नुक्ते के बाद जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। मामला आता है सामने ये कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इस बात का इजहार किया अपने ख़िताब में जो उन्होंने वज़ीराबाद में किया कि जनाब तहरीक लब्बैक के साथ इस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं काला दम और ममनू के, ये अल्फाज अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और तहरीक लब्बैक एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर मैदान सियासत में आएगी और वो अपना रोल प्ले करेगी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अब जब ये बात वहाँ पर पेश होती है, ये नुक्ता सामने आता है कोर कमेटी के इजलास में, तो वहाँ पर जो उसके साथ लॉजिक पेश की जाती है कि अगर TLP का सियासी रोल बरकरार होता है तो वो हमने चूँकि अब जाना है बलदियाती इलेक्शन कराने में और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही बलदियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर हमारे लिए ये TLP एक ख़तरे के तौर पर सामने आ सकती है। क्योंकि माजी में जब TLP का रोल था वो था मुस्लिम लीग नून के वोट्स को काटने के लिए। अब इस वक्त जो हकीकी सूरत हाल है, जो ज़मीनी सूरत हाल है, वो ये है कि PTI की परफॉर्मेंस है ज़ीरो, गवर्नेंस है ज़ीरो, और महंगाई पर काबू पाने की जो रिट है वो है ज़ीरो। वैसे अमन अमान पर जो रिट है वो भी TLP ने साबित कर दिया कि वो भी सिफर है। अब सिफर कारकर्दगी के साथ जब PTI बलदियाती इंतखाबात के अंदर उतरेगी तो नताइज तो उस तरीके से हासिल नहीं हो सकते। यकीनी तौर पर PTI, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल वाश आउट हो जाएगी, उसको कोई एक सीट नहीं मिलेगी, उसका कोई एक काउंसलर मुंतखब नहीं होगा, ये बात नहीं है। यकीनी तौर पर PTI की इस वक्त भी कम हो गई है हमायत, लेकिन हमायत मौजूद है। मुकाबला तो होगा, लेकिन TLP इस वक्त जो एक हकीकी ख़तरे के तौर पे सामने आएगी वो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं होगी बल्कि PTI के लिए होगी। और ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त इमरान खान साहब के सामने दरपेश है। और इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए जो तजवीज़ पेश की गई है वो ये है कि जनाब महंगाई से इस वक्त लोगों का हाल हो चुका है बुरा, लिहाजा उनके लिए कोई एक नया चूरन बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये जो नया चूरन बेचने की मनसूबाबंदी की गई है इसका बाज़ाब्ता ऐलान इमरान खान साहब करेंगे परसों कौम से खिताब के दौरान, और वो ये बताएंगे कि वो लोगों को महंगाई के चुंगल से छुड़ाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और 1 करोड़ ख़ानदानों को बिलवास्ता जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाएगी। यानी वो आप ये आसान अल्फाज में समझें कि राशन कार्ड का दौर आ रहा है वापस। दुनिया राशन कार्ड से आगे निकल चुकी है, लेकिन हम दोबारा राशनिंग करेंगे और वो राशनिंग दी जाएगी यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर जो स्टोर्स हैं जहाँ पर एक ख़ास मशीन लगेगी। वो जो मशीन वो तैयार करवा रहे हैं जहाँ पर ये वाला डाटा होगा एहसास प्रोग्राम के तहत, और उनको वहाँ से ये टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। अब ये जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है यानी गुज़िश्ता 5 दिन की, इसके अंदर ये बात वाज़ेह होती है कि किस तरीके से PTI ने इस सूरत हाल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की अपने चंद करम फरमाओं की मदद से, और किस तरीके से आर्मी चीफ ने मुदाखलत करके इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया। अब इन्हीं दिनों के अंदर जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था शेख रशीद अहमद साहब की बेइज्जती, वो भी ऐसे ही सूरत हाल में हुई। मामला ये था कि इस्लामाबाद में होने थे मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात के लिए जो TLP की क़यादत थी उसकी शर्त थी कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब भी इस्लामाबाद आएंगे, और फिर यहाँ पर उनको जो एक हसास तरीन इदारा है उसकी जो अफसरान हैं उनकी ज़ेरे निगरानी उनको कोट लखपत जेल से मुंतकिल किया जाता है इस्लामाबाद। और वहाँ पर जब इब्तदाई गुफ्तगू होती है तो वहाँ पर जो मौजूद अफसरान होते हैं वो वज़ीर दाखिला से कहते हैं कि यार ये जो सूरत हाल है आप इमरान खान साहब से कर लें इस सारी मामले पर मशवरा, ताकि आपके मशवरे के बाद हम जाएं आगे जाके चीज़ों को फाइनलाइज़ करें। तो वो कहते हैं शेख रशीद साहब यार तुहानू तो उहदा पता है वो ऐसी तैसी फेर देगा मेरी। उन्होंने कहा यार जब तक आप ये नहीं उनको बताएंगे कि ही इज़ प्लेइंग विद द फायर तब तक मामलात आगे नहीं चलेंगे। उनको इमरान खान साहब को बताएं कि वो आग के साथ खेल रहे हैं, आग के साथ मत खेलें, इससे नुकसान होगा। अब उस इदारे के अफसरान के कहने पर शेख रशीद साहब फ़ोन करते हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब फ़ोन उठाते हैं और जब शेख रशीद साहब उनको इस सूरत हाल से आगाह करते हैं तो वो शेख रशीद साहब को बुरे तरीके से डांट देते हैं कि यार तू क्या मुझे बार बार फ़ोन करके तंग कर रहा है, तुझे एक दफ़ा कह दिया ये काम करना है तो बस ये काम करना है, अब इस मामले को लेके आगे चलो और मुझे बार बार तंग ना करो। खैर वो अपनी खिफत उनके सामने लोगों के सामने होती है, वो जो अफसरान वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसके बाद शेख रशीद अहमद साहब थोड़ा सा फील करते हैं कि यार मेरे साथ होगी ज़्यादती, और उसके बाद इमरान खान साहब शेख रशीद साहब को इस मुज़ाकराती प्रोसेस से कर देते हैं आउट और ख़ामोशी से एक और टीम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि वो जो नई
टीम बनी थी शाह महमूद कुरैशी साहब पर, असद कैसर साहब पर मुश्तमिल और अली मोहम्मद ख़ान साहब पर मुश्तमिल, वो इमरान खान साहब ने नहीं बनाई। कुछ ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो भी जो टीम बनी थी वो टीम भी पिंडी से ही बनी थी, वो इस्लामाबाद से नहीं बनी थी। खैर वो टीम आती है मंजर आम पर और वो आके मुज़ाकराती अमल का आगाज़ कर देती है। इसी दौरान जो मुलाकात होती है इमरान खान साहब की उलमा के वफ़द के साथ कल, और इस मुलाकात के अंदर जो उलमा हैं वो जब वहाँ पे देखते हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब को और फवाद चौधरी साहब को, तो वो उस पर एतराज़ करते हैं, जिस पर इमरान खान साहब उनको उस मीटिंग से निकाल देते हैं। अलबत्ता शेख रशीद साहब उस मीटिंग में बैठे रहते हैं। अब शेख रशीद साहब बड़े खुश होकर, बड़े चौड़े होकर बैठे होते हैं कि जनाब मेरा तो बाबा ऊँचा हो गया, फवाद चौधरी की भी ऐसी तैसी फिर गई है और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी भी निकल गया। वो ज़रा रिलैक्स होकर बैठते हैं, और जब ये वाला नुक्ता वहाँ पर गुफ्तगू में आता है TLP के हवाले से और उसके पॉलिटिकल रोल के हवाले से, तो वहाँ पर शेख रशीद अहमद साहब किसी किस्म की मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं, अपना लुकमा देने की कोशिश करते हैं या अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान साहब वहाँ पर उनको सारे उलमा की मौजूदगी में बुरे तरीके से डांट देते हैं कि यार तू चुप करके बैठ, तुझे मैंने कहा नहीं बोलना, बस तू चुप करके बैठ। वो इस किस्म के कुछ अल्फाज होते हैं जो शेख रशीद साहब एकदम खामोश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन इस भरे इजलास में अपनी होने वाली बेइज्जती का उन्होंने खासा मनाया बुरा, और उसके बाद वो चले गए मिनिस्टर्स इनक्लेव में, और मिनिस्टर इनक्लेव में जाके उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर दी, और अब तक उसके बाद से लेकर अब तक वो आपको किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता उन्होंने अपने जो करीबी अशख़ास हैं उनसे ये ज़रूर कहा है कि यार मेरी 15वीं वजारत थी लेकिन खान ने मेरे नाल कीती बड़ी पैड़ी है। खान साहब ने आपके साथ नहीं पूरी कौम के साथ ही बड़ी पैड़ी की है, लेकिन अब क्या किया जाए, खान साहब हैं, और जब खान साहब हों तो फिर ऐसा ही होता है। ये है वो इस वक्त की सारी सूरत हाल जिसने इमरान खान साहब के लिए एक नए पोलिटिकल ख़तरे को जन्म दिया है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस खतरे से कैसे नबुर्द आज़माते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।